नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर 1 के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ था, जिसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन उसके टाइप्स के बारे में सीखा। आज हम स्टडी करेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है, फिर उनके स्थिरांक जो आते हैं इनको कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ के बारे में समझना है। तो हमारे जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं हुक का नियम, यानी कि आपका हुआ ये हुक्स लॉ। देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो आपका इलास्टिक सीमा के अंदर कोई भी जो स्ट्रेस जनरेट होता है उससे संबंधित स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ प्रत्यास्था सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, उससे संबंधित विकृति। विकृति यानी कि विरूपण, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि जो प्रतिबल है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के, जिसको हम नोट करते हैं सिग्मा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो आपका कांस्टेंट इनटू ई के इक्वल होगा, और यही कांस्टेंट आपका ई, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ये कांस्टेंट है, ई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। और इसको फिगर से समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। जैसे ये कोई एक्स वाई एक्सिस है और जो आपका एक तरफ स्ट्रेन और दूसरी तरफ आपका है स्ट्रेस। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यही है आपका ये नियम है हुक्स लॉ का, कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो आपके प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होते हैं। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके कुछ कांस्टेंट होते हैं, इनको हम हुक्स स्थिरांक बोलते हैं। या मापांक भी बोलते हैं। जो नंबर 1 पे आपका है प्रत्यास्था गुणांक, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। सेकंड पे आपका है कर्तन गुणांक, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसी को कहते हैं शेयर मॉडुलस। थर्ड नंबर पे है आपका आयतन मापांक,
जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। देखिए जो स्थिरांक आप जो समझ रहे हैं, स्थिरांक की कांस्टेंट सारी चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि कोई भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके कारण जो आपका स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, जैसे आपने ई की वैल्यू निकाली, तो इसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि ये नॉर्मल प्रतिबल के लिए है। सेम आपका शेयरिंग की कंडीशन, शेयरिंग जैसे आपको बताता है कि कोई भी दो पार्ट जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही होगी। तो शेयरिंग की कंडीशन में जो कांस्टेंट हमारा जनरेट होता है उसको हम जी बोलते हैं, और इस कंडीशन में जो आपका जनरेट होता है उसको ई बोलते हैं। सेम पूरे वॉल्यूम के लिए मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हमारे फोर्सेस कई डायरेक्शन पे लग रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन पे, ठीक है। ये हमारे एक्स हो गए, ये वाई हो गए और ये जेड डायरेक्शन पे हो गए। तो इस समय हमारा जो डायरेक्शन पे फोर्स लग रहे होंगे तो ये हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा जो हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं के, जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो इसको हम के से नोट करते हैं, इसको हम जी से नोट करते हैं और ये हमारा ई से नोट किया जाता है। तो यंग्स मॉडुलस प्रत्यास्थता गुणांक होता है। कर्तन गुणांक, इसको अगर हम समझें तो इलास्टिक लिमिट के अंदर शेयर स्ट्रेस टाउ और इससे द्वारा उत्पन्न शेयर स्ट्रेन, उनके अनुपात को हम जो बोलते हैं वो कर्तन मापांक बोलते हैं। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ई बराबर आपका सिग्मा अपान ई हो गया, तो ये इसके लिए है। जैसा कि अभी ये आपको बताया था कि जो जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टाउ अपान फाई। तो टाउ क्या है आपका शेयर स्ट्रेस है, फाई आपका शेयर स्ट्रेन है। सेम आपका बल्क मॉडुलस के लिए डायरेक्टली प्रतिबल के इज इक्वल टू सिग्मा, और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आपका ई बी से नोट करते हैं आप, ठीक है। जैसे पीछे पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है और सिंपल, जिनमें हम उनके कुछ चेंजेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी पूरी डिटेल में, तो ये किसके बारे में है, हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड हैं। इसके कांस्टेंट सारे दे रखे हैं, हुक्स लॉ, हुक्स के नियम के बारे में। अब जो आगे हम जिसके बारे में बात करेंगे, देखिए वो इनके बिहेवियर के बारे में है कि इसका बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर के बारे में समझते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं इसके बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ मेटल्स इन टेंशन, टेंशन की कंडीशन में जो बिहेवियर होंगे उनको समझना है कि धातुओं में धातुओं का खिंचाव में व्यवहार, तो उनके व्यवहार को समझना। तो सेम वही जो आपको फिगर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया था। हुक्स लॉ में देखिए आपने सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में सीखा था। वो प्रोपोर्शनल लिमिट ये है कि मान लीजिए ओ पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, तो ओ से ए पॉइंट जितना आपका स्ट्रेस जनरेट होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने शो कराया, इसको सिग्मा से नोट करते हैं, उसको ई से नोट करते हैं। तो अब इसके आगे का प्रोसेस की देखिए, कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, मेटल को खींचते हैं, तो अब उसमें एक यील्डिंग पॉइंट आता है जिसके लिए हम कहते हैं कि प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बारे में। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि उसमें डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस लौट आता है। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि वो अपनी शेप में वापस नहीं लौटता, तो जिसमें लौट आता है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, और वापस वो नहीं लौटता। जैसे हमने इस मेटल को खींचा, खींचने के बाद में इसमें कोई चेंजेस आ गए, जैसे टेंसाइल फोर्स पे खींच रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो आपकी लंबाई में वृद्धि करेगा। कंप्रेसिव कर रहे हैं तो लंबाई में कमी करेगा। अगर ये परमानेंटली हो जाती है, जैसे परमानेंटली उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, वो फोर्स हटाने पे वापस ना आए
और लंबाई में वृद्धि की बनी रहे तो वो हमारा यील्डिंग वहाँ से शुरू होती है। तो वही उन यील्डिंग को हम शो कराते हैं कि हमारा यहाँ से यील्डिंग आती है। एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है, दूसरा ये, इन्हीं को बोलते हैं यील्डिंग का लिमिटेशन। और अपर यील्डिंग, लोअर यील्डिंग, इन्हीं को बोला जाता है। और फिर इसके बाद में आपका ई पॉइंट आता है जहाँ पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस शो होता है, इस प्रकार से देखिए। और लास्ट में आपका एक फेलियर पॉइंट होता है। समझ में आया? तो देखिए एफ और ई आपका एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, इनको हम बाई 1 और बाई 2 शो करा सकते हैं। और इन्हीं पॉइंट पे आपका एक बी पॉइंट मिलता है जो ए बी एक ही पॉइंट पे माने जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा इनमें चेंजेस होता है माइनर, लेकिन हम स्टडी के पर्पज से उनको एक ही पॉइंट पे मानते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि हमारा क्या क्या पॉइंट्स हमने मिले। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है जिसको हम बोलते हैं बिंदु ए। बिंदु ए ये हमारा होता है समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे थे, वही प्रोपोर्शनल लिमिट इनको बोलते हैं। तो ये हमारी कहाँ से आई थी? हुक्स लॉ से, जो अभी पढ़े हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रत्यास्थता। जैसे पॉइंट की बात करेंगे तो बिंदु हमारा बी आया। तो बी किस पॉइंट को बताता है? ये बताता है आपकी इलास्टिक लिमिट को, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्था, प्रत्यास्था सीमा। इलास्टिक लिमिट, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आपका आया, अभी आपने देखा कि वो आपका बाई 1 बिंदु, जो पॉइंट आपका है वो बाई 1 है। तो बाई 1 आपका क्या होगा? बाई 1 आपका उच्च पराभव बिंदु, जिसको आप बोलते हैं हायर यील्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आपका है वो बिंदु बाई 1 है, के बाद बाई 2 है। तो बाई 2 ये निम्न पराभव बिंदु होता है। जिसको हम कहेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट ये वही पॉइंट होते हैं जहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अब हम फोर्स हटाने पे उसमें परमानेंट चेंज आ जाते हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता। ठीक है। इन्हीं बाई 1 और बाई 2 को जो हम बोलते हैं वो हम यील्ड रेंज बोलते हैं। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है आपका बिंदु ई। तो ये बिंदु ई आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, उसी पर ये पॉइंट होता है मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं अधिकतम प्रतिबल बिंदु। ठीक है। बिंदु एफ, देखिए ये आपका अंतिम प्रतिबल बिंदु होता है। जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट वो होता है कि ये पॉइंट आपको बताता है कि अब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है, इसके बाद हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट आपने पढ़े, ये आपका, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील।
तो माइल्ड स्टील के लिए ये होता है। बाकी कास्ट आयरन के लिए, एल्युमिनियम के लिए और आपकी रबड़ के लिए अलग अलग बनते हैं, जैसे उनके आपको फिगर में बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपका जो है वो कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम, तो वो इस प्रकार से बनता है। इसमें आपको लास्ट में एक पॉइंट मिलता है जिनको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। दूसरा जैसे कि आपका है, ये आपका एल्युमिनियम के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है। तो ये आपको इस प्रकार से, इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट आपको मिलता है जिसे हम ई बिंदु कहते हैं। एक ए पॉइंट होता है जहाँ पे आपका चेंजेस आते हैं अल्टीमेट और टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, और उसके जस्ट थोड़े पास में या कह लीजिए इसी बिंदु पर ही सी पॉइंट मिलता है। सी का बिंदु मतलब है जो आपका बाई-1 था, तो हम बाई-1 इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने बाई-1 से नोट किया था। यील्डिंग रेंज जो आप समझते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका एफ अल्टीमेट स्ट्रेस, और एक आपका लास्ट वन है जो आपका रबड़ के लिए है। तो इसमें भी आप देखिए खिंचाव होता है, उस वजह से ये सभी हैं क्या, ये आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम है सारे। तो ये सारी चीज़ें अभी आपने सीखी कि इसमें हमने धातुओं के खिंचाव के बिहेवियर के बारे में समझा कि क्या क्या बिहेवियर होता है, और इससे पहले हमने हुक्सला के बारे में जाना कि हुक्सला होता क्या है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। अब देखिए समझते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेस होता क्या है। अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में समझेंगे। और उनको समझने का सिर्फ आप सुनिए कि क्या होता है। सबसे पहला है अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस आपको बताया मैंने कि चरम बिंदु जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि जिस कंडीशन पे जो भार हम अप्लाई करते हैं और मटेरियल जस्ट टूटने वाला होता है, उस समय जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस में एक कंडीशन आती है कि जो हमारा पदार्थ जो होता है टूटने ही वाला होता है। और उस समय ही जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसी को बोलते हैं। तो देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको हम यूएस से नोट करा दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि जो अंतिम प्रतिबल है चाहे वो तनाव के लिए हो और चाहे वो संपीड़न के लिए हो। तनाव संपीड़न का मतलब कि हम वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। और बटे में आपका काट का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए ये आपका है क्या, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कौन सा, इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और वही आपका अंतिम प्रतिबल हो जाएगा किसके लिए, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए। दूसरा पॉइंट जो आपका है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल। और इसको बोलते हैं अंतिम तनाव या संपीड़न प्रतिबल, क्योंकि ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब देखिए वर्किंग जो आपका कार्यकारी प्रतिबल है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है कि इसमें कार्य करते समय किसी पदार्थ पर सुरक्षा की दृष्टि से जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य होता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं।
इस समय पदार्थ या अवयव पर लगने वाले भार को सुरक्षात्मक भार कहते हैं। देखिए, जब कोई मशीन है और उस पर एक स्ट्रेस के लिए वो डिज़ाइन की जाती है, हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई मशीन कभी भी टूट सकती है, तो उसके लिए एक स्ट्रेस मान्य होता है कि ये इतने स्ट्रेस तक वर्क कर सकती है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को खींचने पर एक कंडीशन इसकी आएगी, ये टूट जाएगा, लेकिन उससे कम स्ट्रेस एक मान्य रख दिया जाएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इससे कम पे टूटेगा नहीं। तो हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना है और उतना ही स्ट्रेस जनरेट होगा, तभी ये हमारा प्रॉपर वर्किंग कर सकेगा। कोई रॉड हो गई या कोई भी और मटेरियल हो गया या कोई मशीन हो गई, तो उनको टूटने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम एक मानक बना लेते हैं कि इतने मानक पे ये स्ट्रेस हमारा वर्क करता रहेगा, तो वही हमारा बोला जाता है वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, समझ में आया कि इसमें आपका क्या है, मानक प्रतिबल को ही कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड होता है कि हमने इसको समझा दिया कि इससे ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई नहीं करना है। उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा या फेल हो जाएगा, तो हम उससे कम फोर्स को ही अप्लाई करेंगे। इसी में आपका जो आपका आता है सुरक्षा गुणांक, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका होता है वो अंतिम प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को कहते हैं। उनका मीन्स है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। देखिए, इनको कैसे समझेंगे कि हमारा भाई सुरक्षा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो अंतिम प्रतिबल हमारा लास्ट में, जिससे आगे मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाएगा, और वर्किंग स्ट्रेस जिससे हमारा मटेरियल सेफ रहता है, उन्हीं के अनुपात के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम निकालते हैं। थर्ड पॉइंट आपका जैसे है यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट को मैंने आपको बार बार समझाया है कि जहाँ पे आपका मटेरियल जस्ट ब्रेक होने वाला होता है, जैसे इसको हम अगर डेफिनेशन इसको पढ़ें कि जिस बिंदु पर पदार्थ की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है उसे पराव बिंदु कहते हैं, यही भार यील्ड लोड कहलाता है। तो इलास्टिक लिमिट जहाँ पे समाप्त हो जाए, एक पॉइंट निकल के आता है हमारा इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब है प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थता जहाँ पे समाप्त हो जाए, प्रत्यास्थता का मतलब कि हमारा मटेरियल, हमने फोर्स को हटाया और ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी शेप पे वापस आ जाए, तो वो इलास्टिक कहलाता है। और नहीं आ पाए तो वो हमारा वहीं से शुरू हो जाती है यील्डिंग। तो जहाँ पे हमारा प्रत्यास्थता सीमा समाप्त हो जाती है और हम फोर्स को अप्लाई रखते हैं, तो उसके बाद में हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि मटेरियल लगातार बढ़ने लगता है, लंबाई में वृद्धि होने लगती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो आज लेक्चर 2 में हम इतना ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में आपको आगे कि क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इलॉन्गेशन क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। जो रिलेशंस के बारे में भी आपको बताया था, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे कि क्या ये होते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।